Welcome, student. Um, I think you are doing well in your study. आप सभी अपने तैयारियों में लग गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 के अपने स्टूडेंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे बहुत ही आपके सिलेबस का एक बेहतरीन सा पोम है, फर्स्ट फ्लाइट में, जहां पर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोम को देखेंगे। सबसे पहले इस पोम के बारे में जानने से पहले आप सभी जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ नेचर पोएट। उन्होंने नेचर को रिप्रेजेंट किया है अपने हर समय में अपने पोम के थ्रू। So we can say that his poetry is his poems always reflects upon the nature, the experiences that the poet has, going close to the nature. Okay, so going close to the nature, the experience that the poet has is actually being portrayed in his poetry. But he's not only the seems to be the theme of the poem is only the nature, but Robert Frost also a philosophical poem. नेक्स्ट हम जो पॉम पढ़ेंगे उसमें उनकी उस फिलोसफिकल वाले एसेंट को, उस इसेंस को हम देखेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलिए चलते हैं और बात कर लेते हैं हमारे आज के इस पॉम, जो कि बेहतरीन पॉम है, डस्ट ऑफ स्नो की। तो चलिए, ओके, नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, डस्ट ऑफ स्नो इज व्हाट, यू नो, इट्स अ वेरी शॉर्ट पॉम, अ वेरी शॉर्ट पॉम, जिसपे हम लोगों ने क्या देखा, ये बहुत प्रोफाउंड है, by Robert Frost, that conveys how small, seemingly insignificant events can bring about positive change in one's mood and perspective. The poem emphasizes the healing power of nature and how even a minor incident can uplift a person's spirits. Written in simple language, very simple language, it uses vivid imagery to illustrate how an ordinary event, and that is snow falling from a tree, transform the poet's glory state into a hopeful one. That gloomy state actually is there. That means the poet, जो poet थे वो poet gloomy state में थे. Gloomy state means what? Feeling very sad and disappointed. वो बहुत sad and disappointed महसूस कर रहे थे, desperate महसूस कर रहे थे। और ये जो बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है, a very ordinary event, and that is nothing but only the snow falling from a tree. And हम पोम में देखेंगे, it was fallen by the activities of crow sitting on that hemlock tree. तो उस क्रो के एक्टिविटी के द्वारा ये जो छोटा सा इवेंट हुआ है, स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, उसने इस पोएट के ग्लूमी स्टेट को, उनकी जो अवस्था थी बहुत ही सैड एंड ग्लूमीनेस में थी, बहुत डेस्परेट से थे, बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग थी, रिग्रेट वाली फीलिंग थी कि दिन बहुत खराब चला गया, यानी इस नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड पे वो थे, और उनके हर्ट को इसने होपफुल वन बना दिया, चेंज कर दिया इस छोटे से स्मॉल इंसिडेंट है। यानी कि इस फॉर्म पे अगर मूल रूप से इसके इंट्रोडक्शन पे जब हम जैसे ही बात कर रहे हैं, तो इनके इंट्रोडक्शन पे हमारा सबसे मेन थीम अगर फॉर्म का निकल के आ जा रहा है, जो कि हमारा अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे थीम में, कि बहुत स्मॉल इंसिडेंट भी हमारे लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज ला सकता है, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है, और बहुत ही स्मॉल इंसिडेंट से ये चीजें हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट आउट कर पा रहे हो, तो आप ये भी देख सकते हो कि अ वेरी नेगेटिव एलिमेंट्स, चाहे वो नेगेटिव एलिमेंट्स हो, नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स हो, नेगेटिव सिचुएशंस हो, वहां से भी पॉजिटिविटी हमें मिल सकती है। सो पॉजिटिविटी इज ऑल अराउंड, वी नीड टू रेडी आवरसेल्व्स टू रिसीव दिस। हमें रिसीवर बनना होगा और रेडी रहना होगा पॉजिटिविटी को रिसीव करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिविटी नेगेटिव एलिमेंट से भी आ सकते हैं, इस फॉर्म में ये बताया गया। तो दो मूल बातें कि पॉजिटिव चीजें, यानी कि पॉजिटिविटी हमें नेगेटिव एलिमेंट्स के थ्रू भी मिल सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, और साथ ही साथ एक स्मॉल इंसिडेंट भी, छोटा से छोटा हमारे जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं, बोलते हैं ये तो छोटी बात है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, छोटी सी घटना है, बट छोटी घटना भी, बहुत एक छोटी घटना भी हमारे लाइफ में एक बहुत इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट डाल सकती है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकती है, जैसे इस फॉर्म में हुआ है। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे जब हम चलेंगे तो चीजों को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम यहाँ बात करेंगे अब समरी एंड एक्सप्लेनेशन की। तो स्टेंजा 1 पे हम लोग चलते हैं। दो स्टेंजा का ये पोम है और बहुत छोटा सा पोम है और वेरी स्मॉल, जैसे कि पहले बताया गया, as I mentioned you earlier that it's a very small poem, but you know very impactful one, a very impactful one, a very thoughtful one, एक डायनेमिक पोम भी ये बन जाता है बहुत छोटा पोम होने के बावजूद। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया, बट उसके बावजूद चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम itself reads, the way a crow shook down on me, the dust of snow
from a hemlock tree, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अगर इसके लिटरेरी मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें पोम में पोइट ने क्या बताया, द रॉबर्ट फॉस टेलिंग अस दैट एक्टिविटीज, वो द इंसिडेंट दैट एक्चुअली हैपेंड, कि एक क्रो का सूक डाउन करके डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर पड़ा देना. देखिए डस्ट ऑफ स्नो से मतलब हम सभी समझते हैं कि जब बात कर रहे हैं डस्ट की, तो डस्ट यानी कि यहाँ पर स्नो जो होते हैं, जो भी स्नो हम लोग जानते हैं, आइस और स्नो में बहुत अंतर है. अगर कोई हेमलक ट्री रहा होगा, सपोज कि कोई ट्री है और उस ट्री पे सपोज दिस वन इज अ ट्री, राइट, ये मान लेते हैं हेमलक ट्री वाज देयर, इस पे स्नो पड़े हुए, देयर इज स्नो फॉलिंग अपॉन दिस ट्री, राइट. तो ये जो स्नो की कवरिंग होगी, हम जानते हैं कैसे स्नो कवर हो जाता है. अब यहाँ पर कोई क्रो जब बैठा होगा, उस क्रो के वजह से यहाँ अगर मान के चलते हैं कि पोएट है सपोज, तो इनकी वजह से इनकी जो डस्टिंग हुई होगी, ये जो डस्टिंग इनके ऊपर आकर गिरा होगा, ये जो डस्टिंग इनके ऊपर आकर के, ये डस्ट इनके ऊपर आकर के गिरा है, ठीक है. तो ये जो डस्ट इसके सुख हो जाने से ये डस्ट यहाँ पर आकर के इनके ऊपर जो भी डस्ट गिरे हैं, तो दिस डस्ट मीन्स द वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो, वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो. तो बहुत स्मॉल पार्टिकल स्नो के जो आकर के पॉइंट पर गिरे हैं, तो द डस्ट ऑफ स्नो सुक डाउन ऑन मी फ्रॉम अ हेमलक ट्री, ये एक हेमलक ट्री से. तो ये एक इंसिडेंट के बारे में उन्होंने पहले स्टेंजा में बताया कि क्या घटना घटी है, व्हाट एक्चुअली हैपेंड. तो ये घटा है सर कि एक्सक्यूज मी, क्या घटा है, ये घटा है कि एक जो क्रो है, एक क्रो वो हेमलक ट्री से सुक डाउन किया है डस्ट ऑफ स्नो को पोएट के ऊपर. एक छोटी सी घटना घट गई, यानी यहां पर पोएट ने डिस्क्राइब किया है, द पोएट डिस्क्राइब्स व्हाट, यू नो, द पोएट डिस्क्राइब्स अ मोमेंट इन व्हिच अ क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलक ट्री, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने. और ऐसा ट्री होता है, देखो ये यहाँ जो हेमलक ट्री है, दो चीजें हमें यहाँ दिखने को मिली, एक है हेमलक ट्री और एक मिला है हमें क्रो. ये दो नेचुरल एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट है, एंड दोनों के दोनों नेगेटिव है, क्योंकि ये जो ट्री होता है, अ ट्री एसोसिएटेड विद पॉइजन एंड नेगेटिविटी. Shakes off some dust of snow which falls on him. तो यहां पर पोएट ने डिस्क्राइब किया क्रो को. अब क्रो भी क्या होता है, हम सभी को पता है कि क्रो भी एक बैड ओमेन को बताता है, बैड ओमेन, यानी जिसको हम बोल सकते हैं इनऑस्पिशियस. इन सिंपल वर्ड वी कैन से इनऑस्पिशियस. तो ये इनऑस्पिशियस है, इनऑस्पिशियस यानी कि मनहूसियत, जिसको आप हिंदी में कहते हैं. तो एक इनऑस्पिशियस है, बैड ओमेन है, एक बैड ओमेन है क्रो भी. और हेमलक ट्री के बारे में भी हमने यहाँ बताया कि हेमलक ट्री क्या है, एक पॉइजन एंड नेगेटिविटी को बताता है, एक पॉइजनस ट्री है. तो ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं, अगर इन दोनों की बात करें, बोथ आर एक्चुअली यूज ओवर हियर टू शो द नेगेटिविटी, राइट. कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की बात हो रही है, तो नेगेटिव एलिमेंट्स आप ऐसा कर सकते हैं. तो ये नेगेटिविटी को दर्शाता है, नेगेटिविटी को, राइट. तो ये कहीं ना कहीं सर नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं, इट्स शोइंग अस द नेगेटिविटी, राइट, नेगेटिविटी. ये नेगेटिविटी को दर्शाता है दोनों मिलाकर के, और साथ ही ये नेगेटिविटी को दर्शा करके पोएट के मूड को भी बताता है, यानी सराउंडिंग को भी बताता है कि सराउंडिंग जो है वो नेगेटिव है, ये पूरा का पूरा सराउंडिंग नेगेटिव है. द एनवायरनमेंट इज वेरी नेगेटिव वन. विद अ हेमलक ट्री, देयर इज अ हेमलक ट्री दैट poisonous and negative itself, and the crow is a bad omen, the auspicious one itself. So there are negative all around. पोएट जहां है वहां पर नेगेटिव ऑल अराउंड है, लेकिन ये घटना घटी, छोटी सी स्मॉल इंसिडेंट घटा है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द डस्ट ऑफ स्नो falling upon him, the dust of snow falling upon him. And with this the dust of snow refers to small snowflakes, symbolizing a refreshing and positive change. So there is a one another element, the dust of snow itself. अगर हम बात करें कि डस्ट ऑफ स्नो अपने आप में क्या कर रहा है, तो डस्ट ऑफ स्नो भी सिंबलाइज है. डस्ट ऑफ स्नो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, तो सर डस्ट ऑफ स्नो हमें बता रहा है अगेन पॉजिटिविटी को, यानी कि यहां पर जो डस्ट ऑफ स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो ये इटसेल्फ क्या कर रहा है, डस्ट ऑफ स्नो इज showing us the positivity, you can say positivity, ये पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है. So in this way we can say what, we can say that what actually the poet is really would love to convey to us. The crow, generally considered as a symbol of bad luck, plays a direct role in this transformation.
सो क्रो भी यहाँ पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, बिकॉज क्रो भी इनडायरेक्ट क्रो की वजह से ही सुक डाउन हुआ है। तो क्रो एक इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व है, डायरेक्ट वे में हेमलॉक ट्री इन्वॉल्व है, और दोनों बैड एलिमेंट्स के थ्रू जो डस्ट ऑफ स्नो पड़ा है, जो डस्ट ऑफ स्नो, जो द डस्ट ऑफ स्नो पड़ा है, जो पॉजिटिविटी को लेकर आ गया, इसको लेकर आया, पॉजिटिविटी को लेकर आ गया। तो ये पॉजिटिविटी, इट्स ब्रिंग द पॉजिटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है द सीन दो ऑर्डिनरी ब्रिंग्स एन अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन द पोएट्स इमोशन। ये सीन बहुत ऑर्डिनरी था, बट एक ऑर्डिनरी सीन, एक ऑर्डिनरी इवेंट, अ स्मॉल इंसिडेंट ने क्या किया है, पोएट्स के इमोशन को शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया। अभी उसका इमोशन, उनका इमोशन रिग्रेटनेस वाला था। सो रिग्रेटनेस जो था वो अब जगह ले ली है किस चीज को, पॉजिटिविटी को। अब वो उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, सो मूड चेंज हो गया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ऑल ऑफ अ सडन। हाउ? विथ अ वेरी इंसिडेंट, विथ अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट। वही बात आगे की स्टेंजा में कही गई है। यहाँ पर वो सिर्फ आप कह सकते हो, इन दिस फर्स्ट स्टेंजा ओनली द एक्ट इज एक्चुअली डिस्क्राइब, जिसपे किस प्रकार से एक क्रो ने सुक डाउन कर दिया डस्ट ऑफ स्नो को हेमलॉक ट्री से, किनके ऊपर, उनके ऊपर, ऑन मी, यानी कि उनके ऊपर। So this is actually the literal meaning of this stanza. Now moving forward, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा की अगर बात करें तो नेक्स्ट स्टेंजा में जो बातें अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो और क्लियर हो जाएगी। वही बातें यहाँ पर कही गई है कि इसने क्या किया, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived। क्या कहा उन्होंने, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived। यानी उन्होंने कहा कि ये जो घटना घटी उसने क्या किया, चेंज कर दिया मेरे मूड को, चेंज कर दिया किस चीज को, द मूड ऑफ द पोएट। इट चेंजेस द मूड ऑफ द पोएट, इट चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड lived। यानी कि अभी तक वो रिग्रेटनेस में थे, वो रिग्रेट कर रहे थे, अब वो रिग्रेट नहीं करके अब वो एक्साइट हो जा रहे हैं, और इस तरह से उनकी फीलिंग चेंज हो गई, उनका हार्ट चेंज हो गया, वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो गया। सो आप ये देखिए कि क्या हुआ यहाँ पर आखिरकार। हम अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, जो कि आपके लिए हमने लिख दिया है, कि द पोएट रिवील्स दैट दिस माइनर इंसिडेंट, अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट, seemingly very small incident, there is no importance of this incident, but changed his mood from sadness to optimism। अभी तक वो रिग्रेटनेस में था, ऑप्टिमिज्म में आ गए, मतलब एक उम्मीद, एक आशावादी वाली फीलिंग में आ गई, मतलब जहां पर वो ऑप्टिमिस्टिक सोच के हो गए। ऑप्टिमिस्टिक सोच के मतलब हम हर समय में ये सोचना कि सब कुछ अच्छा ही होगा। अब तक वो रिग्रेटनेस, बेकार जा रहा है, बट बेकार गया, दिन बर्बाद चला गया, कैसे जाएगा, इस तरह की सोच में थे। एंड अचानक ऑल ऑफ सडन, ओ नाउ, सब कुछ उनको अच्छा लगने लगा, ऑप्टिमिस्टिक सोच आ गई, बहुत आशावादी वो हो गए, और बहुत ही पॉजिटिविटी उन्होंने महसूस की। बिफोर दिस मोमेंट ही वाज हैविंग अ बैड डे एंड रिग्रेटिंग समथिंग, जिसको र्यूड हमने बोला, फेल्ट सोरो ओवर, रिग्रेट वाली फीलिंग में थी कि चीजें बर्बाद हो गई, र्यूड हो गई है। हाउएवर द फॉलिंग स्नो revitalizes the spirit, making him realize that not all is lost and some part of his day and still sad। मतलब ऑप्टिमिस्टिक वाली भावना आ गई है। कहने का मतलब यह है कि अब पूरा समय नहीं हो, जितना खराब हो चुका था, एक दिन का एक हिस्सा खराब हो चुका है, लेकिन ये जो बचा है इसको अब वो ऑप्टिमिस्टिक रूप में देख रहे हैं, अब इसको वो ऑप्टिमिस्टिक रूप में देख रहे हैं, यानी उनको लग रहा है कि अब ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा जाएगा, ये वाली सोच आ गई है उनकी। सो विद दिस फॉर्म हमने ये समझा कि दोनों स्टेंजा में कि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, स्नो जो है उसके डस्ट का क्रो के द्वारा इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होकर के क्रो ने वो जो हेमलॉक ट्री पे स्नो की फॉलिंग हुई थी, स्नो से कवर्ड था, उससे उसका डस्टिंग हुआ, उसके बहुत डस्ट धूल के रूप में गिर करके पोएट के ऊपर पड़ता है, और ये छोटा सा इंसिडेंट उनको एक सिग्निफिकेंट मूड में चेंज आ जाता है। ऐसा मूड जो सैडनेस और ग्लूमीनेस में था, अब वो बिल्कुल पॉजिटिवनेस में बदल जाता है। सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, वेरी सिग्निफिकेंट चेंज उनके लाइफ पे आया, राइट। एंड अगेन हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव चीजों से आया, जैसे कि हमने देखा क्रो अपने आप में इनऑस्पिशियस, हेमलॉक ट्री पॉइजनस, तो ऑल ऑफ अ सडन एक बिल्कुल ऐसे इन्वायरमेंट से जहां इंटरनली भी, अंदर से उनका मूड खराब था, तो इंटरनली भी उनका मूड खराब था, और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट था वहां पर वो दो नेगेटिव एलिमेंट्स थे, हेमलॉक ट्री एंड क्रो, बट वही छिपा हुआ था वो डस्ट ऑफ स्नो, वो पॉजिटिविटी जो कि दो नेगेटिव एलिमेंट से निकल करके, क्रो के इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से, क्रो के द्वारा हेमलॉक ट्री पे पड़ा हुआ वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर पड़ता है, और एक छोटा सा इंसिडेंट उसके माइंड को बिल्कुल परिवर्तित कर देता है, मूड को बहुत चेंज कर देता है, और ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, राइट। तो ये दोनों बातें यहाँ पर निकल कर आ गई। अगेन आई रिपीट कि क्या एक स्मॉल इंसिडेंट से इंपैक्ट चेंज बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आता है, एंड एट द सेम टाइम कि नेगेटिव एलिमेंट से, क्रो और हेमलॉक ट्री से भी पॉजिटिविटी आ जाती है, और पॉजिटिविटी का साइन था डस्ट ऑफ स्नो।
आई थिंक यू अंडरस्टूड इट वेरी रियली वेल। सो इस पोम की अगर आप बात करें कि कुछ की इंटरप्रेशंस की बात करें कि क्या की इंटरप्रेशन हमने हमें निकल कर आता है, तो इस यहाँ पर द पावर ऑफ स्मॉल मोमेंट्स की बात की गई कि स्मॉल मोमेंट्स का भी अपने पावर होते हैं, स्मॉल मोमेंट्स हैज इट्स पावर। कि यहाँ पर पॉम ने एम्फेसाइज किया है क्या, देखिए आप देख पाते हैं एम्फेसाइज इवन सीमिंगली स्मॉल जो रैंडम इवेंट होते हैं कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पर्सन्स इमोशंस। सो इट ऐसे आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ सिंबोलिज्म ऑफ नेचर की बात की थी, नेचर को सिंबलाइज किया गया, जैसे कि क्रो एंड हेमलॉक ट्री को टिपिकली एसोसिएट किया गया नेगेटिविटी से, और वहीं पर आयरनिकली ये नेगेटिव चीजें हैं, यहाँ एक आयरनी है कि नेगेटिव चीजों से ही बिकम्स द सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड होप फॉर द पोएट। तो है आयरनी इज आल्सो, हम पोएटिक डिवाइस पर भी आगे बढ़ेंगे, वहां पर और डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पर स्नो रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी और फ्रेशनेस को, सिग्निफाइंग द पोएट्स चेंज आउटलुक, जो उनका आउटलुक था वो भी चेंज हो गया। तो यानी कि स्नो यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाया, और साथ ही साथ क्रो और हेमलॉक ट्री हम नेगेटिविटी को देखते हैं। तो यहाँ सिंबोलिज्म ऑफ नेचर हुआ है। अगर इसके इंटरप्रिटेशन की बात करें, अनएक्सपेक्टेड जॉय एक्सपेक्ट भी नहीं किया था पोएट ने। लाइफ कैन सरप्राइज अस इन अनएक्सपेक्टेड वेज एंड मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस कैन अराइज फ्रॉम प्लेसेस वी लीस्ट एक्सपेक्ट। क्या उस प्लेस से उम्मीद कर सकते थे? नहीं, दोनों नेगेटिव चीजें थी, वह एमलेक्ट्री था, प्रो भी था, बट वहां से ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड जॉय उनको मिल गया। सो लाइफ हमें ये गिफ्ट दे सकता है, सरप्राइज कर सकता है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हीलिंग इफेक्ट ऑफ नेचर, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम कि नेचर में हीलिंग जो पावर है, द हीलिंग इफेक्ट, द हीलिंग पावर ऑफ द नेचर। जैसे द पोएट सजेस्ट दैट नेचर हैज द पावर ऑफ हील एंड अपलिफ्ट ह्यूमन इमोशंस, हेल्पिंग पीपल ओवरकम नेगेटिव फीलिंग्स। क्योंकि जैसे पोएट नेगेटिव फीलिंग्स में थे, नेचर के द्वारा उनको जो है कि हीलिंग मिल गई, वो हील हो गए। नाउ कमिंग टू द थीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए, थीम की बात हम करेंगे। तो थीम पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट थीम हमारे पास जैसा अभी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मूड। मूड ट्रांसफॉर्म हुआ है यहाँ पर कि द पोएम टीचेस अस दैट द पर्सपेक्टिव कैन शिफ्ट सडनली, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो अचानक से चेंज हो सकता है, एंड नेगेटिव कैन बी रिप्लेस्ड विद होप। नेगेटिविटी होप से रिप्लेस, जैसे कि पोएट के केस में हुआ है ना, वो बिल्कुल नेगेटिव थे, रिग्रेटनेस में थे, और अब ऑल ऑफ अ सडन वो ऑप्टिमिस्टिक हो गए। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। द सेकंड थिंग विल बी नेचर हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हो सकता है। द पोएम हाइलाइट्स हाउ सिंपल एलिमेंट्स ऑफ नेचर कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स इमोशन, राइट। तो जस्ट एज नेचर कैन बी हार्श, नेचर हार्श भी हो सकता है, बट इट कैन आल्सो प्रोवाइड सोलेस एंड रिलीफ। पोएट को नेचर के द्वारा ही शायद सैडनेस आई होगी, बट वो हीलिंग पावर के, नेचर के हीलिंग पावर ने उनको अचानक से वो सोलेस और रिलीफ भी प्रोवाइड किया। सो नेचर हैज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। थर्ड थिंग वुड बी पॉजिटिविटी एंड एडवर्सिटी, पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। जैसा कि हम बार बार बात कर रहे थे कि नेगेटिव चीजों से भी, नेगेटिव एलिमेंट से भी हमें क्या मिल सकता है? पॉजिटिविटी मिल सकती है। सो हियर द पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी, इट इज एक्चुअली अगेन वन ऑफ द वेरी, and you can say one of the most important themes of this poem. The crow and hemlock tree both are negative, which are often seen as negative symbol, but turn out to be the cause of happiness. वहीं से happiness मिल गया। So this is what कि नेगेटिविटी के से भी हमें पॉजिटिविटी मिल सकती है, एंड दिस इज द पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। नाउ द पोएम सजेस्ट दैट द नेगेटिव एक्सपीरियंस कैन लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स। कैसे भी हो सकता है? अरे हम किसी स्मगलर से, हम किसी स्काउंडल पीपल के किसी छोटे एक्ट से हो सकता है हमें कुछ पॉजिटिव लेसन्स मिल जाए। सो एक बड़ा ब्रॉड माइंड में इसको सोच कर देखिए। पॉजिटिविटी मींस सिर्फ इमोशंस में बदलाव नहीं है, पॉजिटिविटी मतलब है आपको पॉजिटिव रिलेशन मिल सकते हैं नेगेटिव एलिमेंट से। कोई बहुत गंदे इंसान से, जिसको लोग गंदा अंधा बोले जा रहा है, वो गंदा ही है, वो स्काउंडल है, बट उसके किसी छोटे एक्ट से हमें कुछ पॉजिटिव रिलेशन सीखने मिल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द पोएट इज रियली वुड लव टू कन्वे अस द मैसेज। इस थीम के जरिए मैसेज हमें देने का प्रयास यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है कि छोटा सा इंसिडेंट भी इंपैक्टफुल हो सकता है, तो हर एक छोटे इंसिडेंट को महत्व देना चाहिए। वी नीड टू गिव द इंपॉर्टेंस टू एवरी स्मॉल इंसिडेंट इन आवर लाइफ and try to receive some lessons from out of it. It can be very impactful, it can be very significant to us, and even the negative surrounding environment, the negative people, the negative events can brings us the positivity. So we need to ready for ourselves. वो पॉजिटिव लेसन्स हो सकता है, वो पॉजिटिव इमोशंस में चेंज हो सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल पॉजिटिविटी ऑल अराउंड हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो वी नीड टू रेडी आवरसेल्फ। This is actually the message that conveys by the रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रू दिस पोएम। सो अगर मैसेज का पूछा जाए तो ये थीम से ही आप मैसेज बना देंगे। अगेन बहुत अच्छा नोट्स आपका बन सकता है, आप ध्यान से इसको, इस क्लास को समझ रहे होंगे तो। नाउ कमिंग टू अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, एंड दैट इज द पोएटिक डिवाइसेस। जब हम कभी भी पोएम को पढ़ते हैं तो पोएटिक डिवाइसेस यानी जो लिटरेरी डिवाइसेस उनकी बात जरूर करनी चाहिए। तो जैसा कि बताया गया था शुरू में ही जब आप इंट्रोडक्शन देखे थे पोएम का, देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में जाकर के कि इमेजरी, वाइड इमेजरी क्रिएट किया गया है। वाइड इमेजरी क्रिएट किया गया है। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी व्हाट? इमेजरी जिससे हम मेंटल इमेज बनता है हमारा, एक मेंटल इमेज जहां बनता है when
अ मेंटल इमेज इज क्रिएटेड। मेंटल इमेज, मन में दृश्य आ जाते हैं, दिमाग में वो चीजें दिखने लगती है, झलकने लगती है कि इमेज जैसा। तो यहाँ पर इस फॉर्म में हुआ है ना, आपने देखा है, हुआ है। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जब ये आप बोल रहे हैं तो किस प्रकार से कौवा अगर बैठा होगा, हेमलक ट्री होगा, उस हेमलक ट्री, एक हेमलक ट्री होगा, एक हेमलक ट्री पर कौवा आकर के किस तरीके से बैठा होगा। सपोज दिस हेमलक ट्री मान लेते हैं, पिक्चर में मत जाइए, ये समझाने के लिए बताया। हेमलक ट्री, वहां पर एक क्रो आया होगा, एक क्रो आकर के फिर वहां बैठा होगा। एक क्रो ऐसे यहाँ मान के चलिए कि एक क्रो किसी तरह से एक क्रो यहाँ पर आकर के, क्रो यहाँ पर मान लेते एक क्रो है, ये क्रो बैठा है, राइट, देयर इज अ क्रो सिटिंग डाउन इट, और ये क्रो बैठ करके किस प्रकार से उस डस्ट ऑफ स्नो को गिराया होगा, है ना, किस प्रकार से उस डस्ट ऑफ स्नो को गिराया होगा। ये यहाँ से हमें समझ में आता है कि वो जो डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर डस्टिंग, यहाँ पर स्नो होंगे, स्नो कवर्ड होंगे, और ये जब हिलाया होगा तो डस्ट ऑफ स्नो ऐसे 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 पोएट के ऊपर गिरा होगा। यहाँ पर पोएट होगा तो पोएट के ऊपर गिरा होगा। तो इस तरह से क्या होता है ना कि हमारे माइंड में इमेज क्रिएट हो रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड इमेजरी, राइट। मैंने समझाने का आपको प्रयास किया, पिक्चर पे नहीं जाएंगे आगे। नाउ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन हम सबको पता है, repetition of same consonant sound, repetition of same consonant sound। कहां पर, मैं लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड किसी एक फ्रेज में हो सकता है, किसी एक लाइन में हो सकता है। तो यहां पर आप देखिए, हेयर इन दिस फॉर्म, जब हमने बोला हैज गिवन माई हार्ट, तो एच एंड एच वाला जो साउंड है, हैज गिवन माई हार्ट, एच एंड एच, तो ये एच का साउंड यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो रिपीटेशन ऑफ एच साउंड यहाँ पर है, आप ऐसा कर सकते हैं। एच साउंड को, जो कि ये कंसोनेंट साउंड है, इसका रिपीटेशन हुआ, इसीलिए इसे हम एलिट्रेशन देंगे, राइट। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। एंजाइममेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंजाइममेंट क्या होता है? सर एंजाइममेंट कुछ नहीं होता है, किसी कविता में लिखी गई अगर एक सेंटेंस एक से अधिक लाइन पे एक्सटेंड कर जाता है, व्हेन अ सेंटेंस, जब सेंटेंस एक से अधिक लाइन पे एक्सटेंड करता है बिना किसी पंक्चुएशन के, बिना किसी होल्ड के, ठीक है ना, तो उसे हम एंजाइममेंट कहते हैं। इस कविता में हुआ ही है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, आपके ये मैंने दे दिया है, एंड सेव्ड सब पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यू। ये कविता की 3-4 लाइनें गई है ना, ठीक है, जैसे कि आप सेकंड स्टेंजा में देखोगे। एंड नाउ सिंबोलिज्म पूरी की पूरी कविता सिंबॉलिक है, पहले ही पढ़ा हमने। क्रो, हेमलक ट्री, इनको सिंबलाइज किया गया नेगेटिविटी से, है ना, क्रो और हेमलक ट्री को सिंबलाइज किया गया नेगेटिविटी से, और वहीं स्नो को सिंबलाइज किया, डस्ट ऑफ स्नो को सिंबलाइज किया गया पॉजिटिविटी से। और ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी सिंबलाइज करता है कि कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया पोएट का मूड ऑल ऑफ अ सडन। सो दिस इज अ वेरी सिंबॉलिक फॉर्म, और ये पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर इस फॉर्म में यूज हुए हैं। आई थिंक यू नाउ अंडरस्टैंड इट। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये देखिए, आपके कंक्लूजन के लिए मैंने नोट दिया है, और ये नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये नोट आपको मिल सकता है। उससे पहले हम लोग इसको कवर करें। डस्ट ऑफ स्नो इज सिंपली येट डीपली मीनिंगफुल फॉर्म दैट हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। अगेन, डस्ट ऑफ स्नो बहुत सिंपल है, लेकिन डीपली मीनिंगफुल फॉर्म, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, डीपली मीनिंगफुल फॉर्म, जिसमें हमें इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड हीलिंग पावर ऑफ नेचर को दिखाया गया। एंड अगेन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्वेज दैट इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट कैन brighten our lives if we learn to see them positively। Again, जो मैंने बताया था आपको, we need to get ready ourselves। हम कैसे सीखते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव का इंपॉर्टेंस है, हम उस पर्सपेक्टिव में कैसे, किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो वहां से हमें नेगेटिव जगहों से भी पॉजिटिव लर्निंग मिल सकती है। दिस इज अ वेरी वास्ट मैसेज, यू नो। द पोएम inspires us to appreciate life's simplest moment and to remain open to unexpected source of joy। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही हमारे एक्सप्लेनेशन के दौरान कि we need to remain ourselves ready, हमेशा रेडी रहिए, गेट रेडी फॉर दैट। और स्मॉल से स्मॉल, छोटे से छोटे इंसिडेंट, जो भी छोटी छोटी घटनाएं घटती है जिसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं बहुत बार, है ना, many a time we actually don't give the importance, but we need to give the importance and appreciate छोटे छोटे घटनाएं हमारे जीवन में, जो भी छोटी छोटी घटनाएं घटती है, एवरी स्मॉल इंसिडेंट हैज देयर इंपॉर्टेंस, राइट। सो इस तरीके से अब हमारा पर्सपेक्टिव हो जाना चाहिए और उसे इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और बिल्कुल सिंपल मोमेंट को भी हम अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, उसे अप्रिशिएट करने के लिए तैयार रहें, और खुद से इंस्पिरेशन हमें वो मिलेगा, और हमें रेडी रहना चाहिए सोर्स ऑफ जॉय के लिए, क्योंकि सोर्स ऑफ जॉय कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि पोएट के केस में हुआ। आई थिंक यू हैव लर्न दिस वेरी वेल। हमने पूरे पोएम को कवर किया है। थैंक यू वेरी मच टू बीइंग विद अस। इस तरह से आपके पूरे एग्जाम से रिलेटेड, आपकी पूरे सिलेबस की तैयारी हम हमारे साथ करेंगे, और साथ में मिलकर के इन चीजों को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर ही हम लोग इसको एंड करेंगे। एंड